हेलो दोस्तों। तो नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है आज का वो है कोशिका। और हम लोग जो आज सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं वो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है। तो कोशिका को अगर आप देखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें कोशिका या सेल के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ओके। आई एज फार एज आई रिमेम्बर 71st में भी एक क्वेश्चन है, सीधे से क्वेश्चन है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऊपर में। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन है। और उसमें पूछा गया है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन का, या सिर्फ लिपिड्स का, या फिर प्रोटीन का, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर L+P है। लिपिड का भी है, प्रोटीन का भी है, प्लस उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी रहते हैं। बट बिकॉज दे डोंट हैव दे हैव नॉट मेंशन्ड इट, वी विल गो फॉर दिस वन। ओके। तो दिस इम्पोर्टेंट द क्वेश्चन इज, मतलब इस टॉपिक से ना क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दिस इज़ वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल क्लास इट विल बी। एंड यू हैव टू, आई थिंक यू बेटर पे अटेंशन टू द क्लास प्रॉपरली, सो दैट कि यहाँ पे भूलिएगा नहीं चीज़ें। बात है कि ना अब क्या हो रहा है कि बीपीएससी जो एग्जामिनेशन है ना, उसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं मतलब है, उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देखना है आपका। और फिर आपका याद करने की कितनी कैपेबिलिटी है भाई, फैक्चुअल तुम कितनी चीज़ों को याद रख सकते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये चीज़ कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो और आप जो फैक्ट याद किए हो, उस दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं। यानी कि क्वेश्चन हैज़ और इट इज़ ट्राइंग टू बी लाइक यूपीएससी। Okay, where everything, each and everything about a question, about the students, they will be checked, it will be checked. Okay, so in today's class what we will be doing, we will be doing actually, let's see कि कितना देर का हो सकता है ये क्लास। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोशिका जो होता है, जो सेल होती है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। फिर हम लोग देखेंगे सेल की जो थ्योरी है, हम ट्राई करेंगे कि आज क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। बट स्टिल इफ ना ही होगा तो पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली द चैप्टर नेम विल बी सेल पार्ट 1। ठीक है। एंड व्हाट आई वाज सेइंग, यस, हाँ, यू पीपल ऑलरेडी नो दैट वी आर फॉलोइंग 2 बुक्स। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द फर्स्ट वन इज बायोलॉजी का एनसीईआरटी। ठीक है, ठीक है। सो वी विल बी कीपिंग एनसीईआरटी इज एज आवर बेसिक, और यू नो द फंडामेंटल वाला जो आधारभूत बोलता है ना, आधारभूत हम लोग इसको रखेंगे रिवीजन करने के लिए। फिर हम लोग लूसेंट में देख लेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर आप हम लोगों का बना लीजिएगा। ठीक है, ऐप में आके वही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही करना है, इतना करना है, इतना बहुत है छोटा बात नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, पढ़ते रहो और करते रहो। ठीक है, और कहीं भी मतलब कहीं भी डाउट आए तो मेरे से क्लियर कर लेना, मेरे से पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका का अंग। ठीक है, जैसे हमारे मानव शरीर का अंग है ना, वैसे इसको कोशिका का अंग। यहाँ पे कोशिका का सिद्धांत, कोशिका के सिद्धांत पे भी हमको याद आ रहा है कि क्वेश्चन था एक बार। फिर यहाँ पे कोशिका का खोज। ठीक है, मेरा हिंदी मत तुम लोग देखने लगना, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है बायोलॉजी का ज्ञान ही देखना। कोशिका का खोज, कोशिका की खोज, जैसे तुम लोग बोलोगे कोशिका की खोज होती है ना। ठीक है, कोशिका का विभाजन। ठीक है, दिस इज विभाजन, टूटना, डिवीजन होना, कोशिका। ठीक है, गंदी हैंड राइटिंग मेरी हिंदी वाली, चलो समझने लायक होना चाहिए, है ना। कोई थोड़े हम तुम लोगों को हिंदी में एक्सपर्ट बना रहे हैं। चलिए अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ना कहीं ये मेरे दिमाग में आते रहता है, मेरा इंट्यूशन ऐसे बोलते रहता है कि भाई बीपीएससी अपने आप को बदल रहा है, बच्चों को कैसे कैसे कितना डायमेंशनल और कितना दूर दूर तक कैसे पढ़ना है ये बता रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जो पैराग्राफ बेसिस पे जो क्वेश्चन आते थे ना, हो सकता है कल चल के टेबल पे आ जाए या फिर डायग्राम पे आ जाए। ठीक है, तो एक बार तुम डायग्राम को भी समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट ने माइक्रोस्कोप यूज किया होगा, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं हम इसके, और आप लोगों ने यूज किया होगा अपने स्कूल डेज में। बट उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया, नहीं यूज किया। ठीक है, तो आज हम एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं भाई कि ये
जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसको, हाँ इसका क्या है, हाँ इसका, इसके बॉडी के बारे में जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक मिरर होता है, ठीक है, एक मिरर होता है जो लाइट को ऐसे कलेक्ट करता है। तो लाइट यहाँ पे गिरेगा, उसको ऐसे रेगुलेट करेंगे, और ये मिरर ना ऐसे ऐसे बदल सकता है, एक साइड कनकेव है और एक साइड कन्वेक्स है, ठीक है। लाइट इस पे गिरा और यहाँ से ऐसे 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 करके लाइट ऊपर चल चल के आया, ठीक है। यहाँ हम लोग अपना आँख रखे हुए हैं और आँख से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर। ये जो है ये बेस हो गया, ठीक है, किस चीज पे है तो बेस पे है। कंडेंसर, ठीक है, ठीक है, मिरर हो गया। मिरर को रेगुलेट करने के लिए कंडेंसर, कितना लाइट चाहिए नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट से फिर बहुत लाइट दिखेगा और बहुत डार्क दिखने से ये लाइट जो है यहाँ पे वो काला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते रहेंगे। मिरर हो गया, बेस पे खड़ा है माइक्रोस्कोप। स्वीवल जो होता है यहाँ पे स्क्रू है, वो उसको ऐसे कभी कभी ऐसे ऐसे मतलब मान के चलो कि हम बैठ के ऐसे देख रहे हैं मेरे माइक्रोस्कोप में, तो हम ऐसे टेढ़ा करेंगे, ठीक है, टेढ़ा करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि सब कुछ गिरा लेंगे, इसीलिए ये स्विवल होता है जो इसको बॉडी को ऐसे टेढ़ा कर सकता है। उसके बाद स्टेज है। स्टेज का मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग स्लाइड को रखेंगे और देखेंगे, ठीक है, तो स्टेज हुआ, ओके। फिर है ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस रहेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, और जो आंख के पास रहेगा उसको हम लोग आईपीस लेंस बोलेंगे। वेरी इजी इट इज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ये क्या है, ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड है और यहाँ पे जो लेंस है, और ये भी 3 तरह का होगा, 10x होगा, 50x होगा, 100x होगा, ठीक है, 3 तरीके का होता है, मतलब इतना मैग्नीफाई कर रहा है ये तीनों, ये तीनों मैग्नीफाई कर रहा है, ओके। ये भी बात समझ गया। अच्छा, ये स्लाइड है। स्लाइड मतलब ऐसा एक स्लाइड होता है और ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास है ये। यहाँ पे तुम अपना टिश्यू रख दिए और इसको कवर स्लिप से ढक दिए, मतलब ग्लिसरीन भी डाले और उसके बाद इस पर स्लिप लगा दिए, कवर स्लिप लगा दिए, और फिर इसको उठा के लेके आए, स्टेज पर रख दिए। क्लिप है दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, सो दैट कि इसको होल्ड करे, सो दैट कि हम लोग अगर स्टेज को हिलाएं उलाएं भी तो ये खिसके नहीं वहां से। उसके बाद आर्म जो है वो सुई, मतलब इस बॉडी को इससे कनेक्ट करता है, और ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं ना लेंस का जो सेटिंग है, उस दोनों को जोड़ के रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाइन एडजस्टमेंट, और ये है कोर्स एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट हम लोग इसके अंदर, मतलब ये जो चीज देखना है ना, ठीक है, इसके लिए करते हैं, इसके अंदर, ठीक है। कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे लाइट आ रहा है कि यहाँ लाइट आ रहा है कि कैसे, उस चीज को चेक करने के लिए। तो कोर्स एडजस्टमेंट हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और फाइन एडजस्टमेंट हम लोग उसके अंदर के लिए करते हैं, ठीक है, टिश्यूज के लिए करते हैं। बॉडी ट्यूब क्या है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव को आईपीस से जोड़ रहा है, बॉडी ट्यूब, ओके। चलिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको हम लोग बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को सबको समझ में आ गया है। एक बार हम जल्दी जल्दी से शॉर्टकट में एकदम 1 मिनट में बता देते हैं। क्योंकि अब क्या बचा बीपीएससी को नया लाने के लिए, तो यही सब कि डायग्राम वाला क्वेश्चन से पूछेंगे, तो तुम लोग भी उस तरीके से एनसीईआरटी इन केस खोलने का मन किया खुद का, वैसे एनफ है ये जो नोट्स आप लोगों को दिया जाता है, वो एनफ है इन केस, लेकिन अपने मन से मन करे कि एक बार देखें बुक, तो डायग्राम भी देखना, ठीक है। तो चलो, मिरर होता है लाइट कनेक्ट करने, माइक्रोस्कोप को खड़ा रखने के लिए, कंडेंसर होता है लाइट को रेगुलेट करने के लिए, स्विवल होता है स्टेज को सेट या सेट करने के लिए, स्टेज होता है स्लाइड रखने के लिए, स्लाइड स्लाइड होता है, स्लाइड के ऊपर का क्लिप लगा होता है सो दैट की स्लाइड मूव नहीं करे, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ऑब्जेक्ट के पास, आर्म होता है इसको मूव करने के लिए, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट को, कोर्स एडजस्टमेंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और फाइन एडजस्टमेंट होता है इमेज जो है जो टिश्यू है उसके लिए। बॉडी ट्यूब है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को जोड़ के रखेगा आईपीस लेंस से। आईपीस लेंस वो लेंस है जो हमारे आंख के पास होता है, और इसी यहीं पे आंख डाल के हम लोग नीचे देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है इस सेल के अंदर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए अब डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक कौन था? रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना मतलब वो ऑल ऑफ सडन वो लकड़ी का टुकड़ा, और वो भी पुराना, मतलब मरा हुआ लकड़ी, कटा हुआ लकड़ी, डेड, मृत कोशिका। ठीक है, तो उसमें वो कॉर्क लिए, ठीक है, बार कॉर्क जो होता है कॉर्क लिए वो, और कॉर्क में देखिए कि उनको ऐसे हॉनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर दिख रहा था ऐसे। देखे हो ना छत्ता जो बोलते हैं हम लोग, मधुमक्खी का छत्ता, देखे हो ना सब लोग? ठीक है, तो मधुमक्खी का छत्ता आपको इस तरीके का दिखेगा, अगर कोई देखा होगा तो। लेकिन पता नहीं तुम लोग जंजी लोग गाँव वाँव जाते हो कि नहीं, देखते हो ये सब चीज़ कि नहीं। शहर में हर जगह नहीं दिखेगा, स्पेसिफिकली दिखेगा कहीं पे, लेकिन गांव सब में अक्सर ये देखने को मिलता है। और वहाँ पे पता है क्या होता है, किसी को मधुमक्खी काटेगा ना, तो फिर मधुमक्खी जो काटता है तो प्याज रगड़ देते हैं वो लोग, लोहा सटा देते हैं ये सब तो चलो इस तरीके का उसको कॉर्क में दिख रहा था। ठीक है, लेकिन इनका जो था रॉबर्ट हुक जी का जो कोशिका था वो मृत था, मृत कोशिका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने कोशिका में सबसे पहले बार कोशिका सबसे पहले बार किसने देखा था कोशिका को, ठीक है, तो ये जरूरी है आपको बताना कि मृत है भाई कि कोशिका जीवित कोशिका है, क्योंकि मृत का आंसर हो जाएगा, मृत का आंसर तो हो जाएगा आपका हु, है ना, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। बट आपको अगर जीवित कोशिका रखना है, जीवित जीवित कोशिका रखना है, तो जीवित कोशिका में ये हो जाएंगे ए वी लिवेनहॉक। ठीक है, ए वी लिवेनहॉक हो जाएंगे। 1764, इनका हो गया काम होगा 1665 का। ठीक है, कुछ साल में पहले मृत का पता चला, फिर लगा कि जीवित में भी कोशिका। ठीक है, तो जर्नी इस तरीके से हुई, स्केल की डिस्कवरी ऐसे हुई कि पहले सबको लग रहा था कि मृत में कोशिका है, बट धीरे धीरे फिर एंटोन वॉन जो लिवन हॉक है, उन्होंने क्या किया, तो पॉन्ड में उन्होंने देखा कल्चर। ठीक है, फिर उसको ले गया है अपने लैब में, फिर देखे तो अरे ये तो जिंदा है, ठीक है, और इसमें कोशिका दिख रहा, तो इसको बोला जाता है जीवित कोशिका में इनको दिखा। रॉबर्ट हुक का देख लीजिए एक बार कि रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका देखी जो कॉर्क में छत्ते जैसी संरचनाओं से जैसी दिखती थी। उन्होंने इन बक्सों की कोशिकाओं इन बक्सों को क्या कहा, कोशिकाएं कहा। उन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से जो देखा उसे अपने पुस्तक माइक्रोग्राफियम में लिखा। ठीक है, नाउ देयर कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, बिकॉज बीपीएससी का काम है कि उल्टा पुल्टा भी कभी कभी पूछ देना। ठीक है, कोई किसी को मतलब नहीं है कि भाई रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका ढूंढे, ठीक है, मृत में भी ढूंढे, ये भी ठीक है, चलेगा, काम चलेगा। ठीक है, उन्होंने कोशिका का नाम रखा, उन्होंने बार को देखा, उन्होंने हनी कॉम्ब वाली स्ट्रक्चर देखी, ये सब सब चलेगा, ये सब बच्चा पढ़े। बट ये माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया उनके, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का दिमाग कभी भी उलट पुलट सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि बुक्स एंड ऑथर्स वी डोंट कंसिडर बायोलॉजी में बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये हो सकता है लिटरेचर के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर्स, फॉर बायोलॉजी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट बिकॉज इट इज बीपीएससी वी विल बी लर्निंग दिस। ओके, सो आप लोगों को ये चीज याद रखना चाहिए कि जो रॉबर्ट हुक थे, जिनका सबसे पहले नाम आता है साइंटिस्ट गिरी में, 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, जो कि डेड सेल में था, और उन्होंने ये चीज कहीं और नहीं लिखी, उन्होंने अपने ही बुक माइक्रोग्राफिया में लिखी। ठीक है, एंड ऑल्सो नोटिस अ थिंग दैट ही हिमसेल्फ मेड अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, उन्होंने खुद से ही एक माइक्रोस्कोप बना दिया। ठीक है, और उसी माइक्रोस्कोप से देखिए, भाई बनाना ही पड़ता ना, वो उस जमाने में नहीं था माइक्रोस्कोप, तो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि कम से कम इनके पास इतना दिमाग था कि उन्होंने माइक्रोस्कोप बना दिया और कुछ खोज लिया, है ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा टेक्नोलॉजिया नहीं था। आज के ज़माना में जैसे एकदम जेमिनाई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई हमको
कॉफ़ी शॉप में बिठा दो और हमको ऐसा वाला कॉफ़ी दे दो, तो मेरे सामने पीछे शाहरुख खान गिटार बजा रहा है, ऐसा कुछ कर दो तो वो फोटो आ जाता है। ऐसा नहीं था वो टाइम, है ना। 1665 की बात हो रही है। इंडिया भी तो आज़ाद वो नहीं हुआ। इंडिया पे तो एक्चुअली अभी ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब एंटर ही किया है 1600, है ना। तो यहाँ पे वो बात हो रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छा तो नहीं लग रहा हमको बोलते हुए कि ये सब याद करो तुम लोग, लेकिन बीपीएससी है ना, इसीलिए तुम लोग याद रखो कि ये बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके, चलो एक हो गया कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने क्या किया था, मृत यानी कि डेड सेल में उन्होंने ढूंढा था। और लेवनहॉक जो थे वो जीवित यानी कि जीवित, उन्होंने क्या किया था, जीवित जीवित जीवित। हाँ, उन्होंने जीवित वाले कोशिका में देखा था। ठीक है, अब जीवित कोशिका कहाँ से इनको मिला था, तो एक तालाब से। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, 1831। देखो टाइम पूरा चेंज हो गया है, 1665 था, 1674, यहाँ पे 1831, है ना, 31 है ना। उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने केंद्रक को ढूंढा। न्यूक्लियस इज योर केंद्रक। ठीक है, केंद्रक को ढूंढा। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि केंद्रक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल हम लोग को जानना जरूरी है ना, वैसे केंद्रक जानना जरूरी है, क्योंकि केंद्रक जो है वही सेल को चलाएगा। जैसे हमारे दिमाग हमारा काम नहीं करे तो हमारा बॉडी नहीं चलेगा ना, सिमिलरली केंद्रक का वही वैल्यू है। चलो, जुआर्डिन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल्स, जिसको हम लोग सारकोड बोलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के जीवित अर्ध तरल पदार्थ की खोज की और उसे सारकोड नाम दिया था। किसने, जुआर्डिन ने। परकंजे कौन थे भाई, तो 1839 में सारकोड का नाम ये चेंज कर दिए और ये उसको प्रोटोप्लाज्म कर दिए। 1 सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, देखो जॉर्डन क्या कर दिया, एक उसने देखा कि भाई जो कोशिका होती है, कोशिका जो होती है ना, तो कोशिका में ये है, जल है, जल भरा हुआ है। ठीक है, इसको ये सेमी फ्लूइड है ना, मतलब अर्ध तरल है ना पदार्थ, तो ये जेल जैसा है, तो जेल को हम ये पहले क्या किया कि ये सारकोड नाम रख दिया। अब सारकोड अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, ठीक है। ऐसा नहीं होता है साइंस में कि अच्छा नहीं लग सकता, बट आपको अपना काम चलाना है भाई, आपको इतना पढ़ लेना है कि भाई मेरा एग्जाम निकल जाए, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर यहाँ पे सार कोड जो है उसको नाम अच्छा नहीं लग रहा था, तो सार कोड का नाम चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम हम लोग रख देंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म क्यों रखेंगे भाई, पी से नाम रख दिया क्योंकि इसका खुद का नाम पी से था। कहा था, परकिंजे था। ठीक है, तो परकिंजे रख दिया ये, और ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब आए हक्सले जी। ठीक है, हक्सले नाम है इनका, 1868 की बात चल रही है। और उन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म जो है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये भौतिक आधार है किसी जीवन का। ठीक है, भौतिक आधार मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये जो घर है ना, ठीक है, या फिर तुम्हारा मोबाइल है, या फिर तुम लैपटॉप पे क्लास कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आधार है तुम्हारे प्रिपरेशन का। ठीक है, इन केस इफ somebody is going to ऑफलाइन क्लास, तो दैट क्लासरूम इज भौतिक आधार उसके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो वो चीज है, बगैर उसके नहीं काम चलेगा। तो जीवन में बिना बिना जो ये सारकोड ढूंढा गया या फिर प्रोटोप्लाज्म ढूंढा गया, बिना इसके जीवन नहीं पॉसिबल है। तो ये किसने बोला, सारकोड यानी कि प्रोटोप्लाज्म को इतना इंपॉर्टेंस कौन दिया, इतना भाव कौन दे दिया, इतना भाव देने वाले परकिंजे थे, नाम उसका बदल दिए। और उसके बाद जो ज्यादा भाव दे दिए वो थे हक्सले। ठीक है, फिर आए जर्मन पैथोलॉजिस्ट जिसका नाम है रडल्फ वर्डशो। और इन्होंने क्या बोला, देखो दोनों चीज याद रखना। ठीक है, ये लैंग्वेज ही है, जर्मन में, मतलब ये लैटिन ही वर्ड है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका हिंदी विंदी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हिंदी में भी ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दे, जब भी पागलपंती सूझेगा तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ये भी क्वेश्चन दे दे, लेकिन इसका मीनिंग समझ लो। सेलुला ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये हुआ कि एक प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है, मान के चलो कि ए है, ठीक है, और बी है, दो सेल है, ठीक है, दो कोशिका है, तो बी जो आएगा ना, बी नया जनरेशन है, ये मानो कि F1 है और ये मान के चलो F2 है, ठीक है, तो F2 जो आ रहा है ना वो F1 से आ रहा है, मतलब एक सेल को बनने के लिए पुराना कोई सेल होगा। जैसे कि अब इसको कैसे लाइव में आप समझिएगा, लाइव में ये समझिएगा कि भाई मेल से आता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल से आता है ओवा, और दोनों मिला के बना देता है जायगोट, और जायगोट टूट के टूट के टूट के टूट के टूट के टूट के एक दिन बन जाता है फीटस, ठीक है। तो लेकिन ये फीटस सेल को आने के लिए हम बोल सकते हैं कि हवा में बना, नहीं बना, स्पर्म और ओवम लगा ना जी, है ना, ये दोनों भी तो सेल था ना जी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी नया सेल बनने के लिए पुराना एक सेल होना चाहिए, इन एवरी केस। सो दैट वाज टोल्ड बाय रडल्फ वर्च्यो। उन्होंने बोला था कि कोई भी सेल जो आएगा, नया सेल, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा, ठीक है, पहले कोई सेल है उसी से आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसके लिए क्या वर्ड है, जर्मन पैथोलॉजिस्ट है, लैटिन वर्ड यूज किए, क्या यूज किए, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, सब सारा सेल है, ये स्मूथ सेल है, ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म सेल है, ओवा सेल है, फैट सेल है। अच्छा, इस डायग्राम को देख के क्या सीखने को मिल रहा है, सबसे लंबा सेल है नर्व सेल, सबसे छोटा सेल आपको क्या दिख रहा है, देखो ओवम और स्पर्म, देखो ये सब छोटा ही है, लेकिन ओवम इतना फूला हुआ है, स्पर्म छोटा है, इसका ये मतलब है कि इसमें खाना है भरा हुआ, फूड लैडन है ये, और इसलिए फूड लैडन है, इसलिए ये चल भी नहीं पाती है ना, ये सेल नहीं चल पाता है एक जगह से दूसरी जगह। स्पर्म मूव करता है, मोटिलिटी इसका बहुत ज़्यादा है। स्पर्म के ऊपर एक क्वेश्चन था ना, हाँ, गैप जंक्शन का एक क्वेश्चन था। एक्चुअली गैप जंक्शन तो क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, थोड़ा सा समझना है आपको, और साइटोस्केलेटन उसमें, ठीक है, गैप जंक्शन होता है, मूव करने में हेल्प करता है, बट स्पर्म को तो स्पर्म में गैप जंक्शन रहेगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है इस बार बीपीएससी में, इसी बार का भी था 71 वाला, नहीं, या तो 71वीं वाला है या तो एएसओ वाले पेपर में गैप जंक्शन, और उसमें स्पर्म विल बी द आंसर। नाउ सेल सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले बोलता है कि कोई भी जीव, ठीक है, सबसे पहला जो बात बोलता है ये बोलता है कि कोई भी जीव जो है धरती पे वो कोशिका का बना है, ठीक है, और यही जो कोशिका है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ये जीवन जो है, हमारा जो जीवन है उसका एक मूल इकाई है, ठीक है, मूल इकाई, समझ में आ गया। उसके बाद किसी जीव की गतिविधियां उसकी कोशिकाओं की गतिविधियों का योग है। हमारा जो सेल है, जैसे मान के चलो अपना ही बॉडी देखो, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सेल है ना, वो डाइजेस्टिव टिश्यू से डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम बना के रखा है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी के लिए अलग है, सर्कुलेटरी के लिए अलग है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग है, एक्सक्रीशन के लिए अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जितने भी सेल्स हैं ना, सब मिल जाते हैं, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव का होगा, कोई रेस्पिरेटरी सेल्स होगा, कोई रेस्पिरेटरी हो गया, तो कोई सर्कुलेटरी होगा, कोई एक्सक्रीटरी होगा, सब मिला के, सारे सेल्स मिला के ये क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि, और ये हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी क्या मतलब है ना, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, मस्कुलर, स्केलेटन, ऐसे करेंगे, सब कुछ मिला उला देंगे तो क्या बनेगा, शरीर बन जाएगा। और शरीर कैसे है, तो ये सब सारा जितना भी सेल है सारा कंप्लीट अपना काम करता है, एक्टिविटी करता है, और उसी से है इसका भी, शरीर का भी गतिविधि, है ना। अब नेक्स्ट है, प्रत्येक नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है, जो हम आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि मम्मी पापा या फिर मदर एंड फादर, और यू कैन से मेल एंड फीमेल, जिनका स्पर्म और
ओवम जो है वो मीट करता है एंड दे इट फॉर्म्स अ जायगोट, और जायगोट ही फीटस बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक कोशिका जो है होती है वो पुराने किसी कोशिका से ही आती है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। हाँ, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये पहले बोला। ठीक है, स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ये हम क्यों बताए? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम हम लोग को क्या मतलब है, कौन है बॉटनिस्ट और कौन है जूलॉजिस्ट? नहीं, इससे मतलब है, इससे ये मतलब है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा ना कि स्लाइडन ने या स्लेडन जो भी है, स्लेडन ने किस कोशिका के बारे में कहा था कि ये मतलब किस जीव के बारे में कहा था कि इसमें कोशिका है। ठीक है, या स्वान जो थे वो किस कोशिका के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, तो वो हमेशा जूलॉजिस्ट है ना, तो जंतु के जीव पे बोलेगा, और ये पादप जीव पे बोलेगा। ये चीज है, मतलब हम कुछ भी बकवास नहीं करते तो लोगों के लिए। ठीक है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सा ही बोल रहे होते हैं। एक बार हम ऐसे ही अन अकेडमी पे क्लास ले रहे थे, और हमको मच्छर आके काट लिया। ठीक है, क्लास के टाइम पे ही, और हम क्लास में पढ़ा रहे थे कुछ और, लेकिन मच्छर काटा तो मच्छर के बारे में बोलने लगे। तो मच्छर को बताने लगे कि कैसे पहचानते हैं कौन सा मच्छर डेंगू है वाला है और कौन सा मच्छर मलेरिया वाला है। तो मलेरिया वाला जो है वो पैरेलली ऐसे बैठता है, और डेंगू वाला जो है ऐसे एंगल बना के बैठता है। ऐसे बस क्लास में हम बोल दिए, और हम देखे कि उस साल का जो बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसमें आया हुआ था कि कैसे रिकॉग्नाइज करोगे मलेरिया वाले मच्छर को। ठीक है, तो जब हम ऐसा 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 चीज कुछ बता रहे होते हैं तो उसको एकदम अटेंटिव होके सुनिए, क्या पता इस क्वेश्चन इसी से आ जाए। ठीक है, मेरे मुंह से ऐसे ही अमृतवाणी निकलते रहता है। चलिए, तो ऐसा करते हैं ना कि सेल सिद्धांत तक आज रखते हैं, कोशिका सिद्धांत तक रखते हैं आज, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कल हम लोग कोशिका सिद्धांत गए, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल। कोशिका हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा एंगेजमेंट है, इसीलिए इस क्लास को क्लोज करते हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।